बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आर्टिकल है हमारा 6.4 और 6.4 आर्टिकल है रैबिट वर्सेस शीप। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 6.4 के अंदर भी हमने जो है वो प्रेडेटर प्रे मॉडल डिस्कस किया था, यानी हमारा मेन फोकस जो था वो प्रेडेटर प्रे मॉडल को डिस्कस करना था और उसके साइड बाय साइड हमने जो है वो कंपीटिंग स्पीशीज़ को भी साथ साथ डिस्कस किया था। लेकिन आज हम जो है वो 6.4 जो है वो रैबिट वर्सेस शीप को डिस्कस कर रहे हैं, जो बेसिकली कंपटीशन मॉडल है। तो मेन हमारा फोकस जो है वो कंपटीशन मॉडल के ऊपर होगा। यानी लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो स्पीशीज़ के दरमियान जो रिलेशन होता है वो सिर्फ प्रेडेटर और प्रे का नहीं होता, बल्कि वो सेम टाइप के स्पीशीज़ भी हो सकते हैं जो सेम लिमिटेड फूड सोर्स के लिए जो है वो कंपटीशन, जिनके दरमियान लिमिटेड फूड सोर्स के लिए सेम लिमिटेड फूड सोर्स के लिए कंपटीशन होता है। राइट, तो इसी तरह का एक मॉडल हम डिस्कस करें, इसका नाम है रैबिट वर्सेस शीप, यानी इस मॉडल को हम बेसिकली कंपटीशन मॉडल कहते हैं। अगेन ये भी एक लॉटिका वोल्टेरा मॉडल ही है, जो है मॉडल ऑफ कंपटीशन बिटवीन टू स्पीशीज़ हेयर इमेजन टू द रैबिट एंड शीप। यानी हमने एज एन एग्जांपल हमने रैबिट और शीप को कंसीडर कर लिया है। सपोज बोथ स्पीशीज़ आर कंपीटिंग फॉर द सेम फूड सप्लाई। फॉर एग्जांपल सेम फूड सप्लाई कौन सी है? ग्रास। यानी ये दोनों के दोनों स्पीशीज़ जो हैं वो सेम फूड सप्लाई यानी ग्रास के लिए जो है वो compete कर रहे हैं। एंड द अमाउंट अवेलेबल इज़ लिमिटेड। तो इसकी बेसिक अजम्पशन ये है, कंपटीशन मॉडल सिर्फ उस वक्त लगता है जब आपके पास जो दो सेम टाइप के स्पीशीज़ हों, जो बहुत ही लिमिटेड फूड सप्लाई, जो सेम टाइप की फूड सप्लाई होती है उसके लिए कंपटीशन उनके दरमियान कोई मौजूद हो। राइट, तो ये है बेसिकली आपका एक मॉडल। मैं मॉडल कैसे फॉर्म करना था वो मैंने प्रेडेटर प्रे के अंदर बता दिया था। अब इस मॉडल के अंदर अगर आप फोकस करें तो ये 3x लिखा हुआ है और ये समथिंग x स्क्वायर होगा। तो ये वाले जो दो टर्म्स होंगी ये तो बेसिकली आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ का बता रही होंगी, और यहाँ पर ये जो माइनस का 2xy है ये इंटरेक्शन टर्म आपको बताएंगी कंपटीशन का। राइट, और ये माइनस के साइन के साथ है, सिमिलरली ये वाली टर्म भी माइनस के साइन के साथ है। ठीक है, तो ये जो दोनों के दोनों टर्म्स हैं ये आपकी माइनस की साइन के साथ हैं। ठीक, तो माइनस के साइन यानी इंटरेक्शन टर्म अगर माइनस के साइन के साथ है और नेगेटिव हो रही है तो इसका यानी माइनस हो रही है तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ कम हो रही होती है आपके पास, यानी ओरिजिनल जो क्वांटिटी है उसके अंदर से कोई चीज़ डीके हो रही होती है। तो आपको याद होगा लास्ट सेशन के अंदर मैंने इसको कंपटीशन मॉडल कहा था। राइट, कैसे इस सिस्टम को, इस सिस्टम की डायनामिक्स को कैसे एनालिसिस करते हैं, आपको पता है कि हम इसका जैकोबियन कैलकुलेट करते हैं। मैंने इसका जैकोबियन डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि मैं लास्ट सेशन के अंदर बता चुका हूँ। यानी सबसे पहला काम ये होता है कि आप इसका फिक्स पॉइंट निकाल लेते हैं। तो हमने इसका फिक्स पॉइंट कंप्यूट कर लिया है। ये फिक्स पॉइंट 0 0 0 2 3 0 और 1 1 होगा। और अपने लास्ट सेशन के अंदर मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये फिक्स पॉइंट को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अभी आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। दूसरा काम ये होता है कि इस फिक्स पॉइंट को ये मालूम करना होता है कि हमने यानी इन तमाम पॉइंट्स को लीनियराइज करना होता है। तो लीनियराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जैकोबी कंसिडर करते हैं। तो आपको बताया था लास्ट सेशन के अंदर भी जैकोबी कैसे कंप्यूट किया जाता है, तो हमने यहाँ पर इसकी जैकोबियन निकाल ली है। ठीक है जी, तो अगर इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, यानी 6.4 आर्टिकल ए को, देन आप यहाँ पर मूव कीजिएगा। फिर हर पॉइंट के ऊपर जैकोबी कंप्यूट करते हैं, यानी J00 पर जैकोबी कंप्यूट किया, आंसर निकला 3 0 0 एंड 3, और फिर हमने आइगन वैल्यूज़ निकाली विच इज़ 3, 2। तो ये आ गई हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि चूँकि हमने फेस पोर्ट्रेट भी बहुत डिटेल से पढ़ा है, तो आप बताएं कि ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं ये क्या शो कर रही हैं। पहली बात ये है कि ये दोनों के दोनों आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, और ये दोनों के दोनों आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ शो कर रही होती है कि आपकी जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो 0 0 पर वो कौन सी ट्रेजेक्ट्री होगी। पहले ये कि आइगन वैल्यूज़ के साइन आपको बताती हैं कि ट्रेजेक्ट्री आउटवर्ड होगी, और दूसरा ये कि चूँकि ये डिस्टिंक्ट है और इनकी साइन भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये एक नोडल सोर्स बन रहा होगा आपके पास। ठीक है, क्या ये पॉइंट आपको समझ आ गया? तो ये आपके पास एक नोडल सोर्स बन रहा होगा। और फिर आपको बताया था कि कौन सी इसमें स्लो मूविंग ट्रेजेक्ट्री होगी और कौन सी इसमें फास्ट मूविंग ट्रेजेक्ट्री होगी। तो फिर मैंने आपका आइगन वेक्टर कंप्यूट कर लिया। ऐसा जब इसकी ज़रूरत नहीं है बट मैंने फिर भी कंप्यूट कर लिया। तो ये जो स्लो मूविंग ट्रेजेक्ट्री है इसके लिए मैंने आइगन वेक्टर भी कंप्यूट कर लिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि भाई मैंने स्लो मूविंग ट्रेजेक्ट्री क्यों चूज़ करी। तो आप मैंने पहले फेस पोर्ट्रेट वाले टॉपिक को ज़रा समझिएगा और फिर आप वहाँ पर देखिएगा कि जब ट्रेजेक्ट्री जो है, जब ट्रेजेक्ट्री यानी सोर्स जब होता है, नोडल सोर्स होता है, तो ट्रेजेक्ट्री जो है वो स्लो मूविंग ट्रेजेक्ट्री वाले से टेंजेंट बनाते हुए बाहर निकल रही होती है। राइट, और जब ट्रेजेक्ट्री इनवर्ड मूव कर रही होती है तो वहाँ पर वो जो फास्ट मूविंग नंबर होता है, अब ये मैं स्लो और फास्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसका जनरल सोल्यूशन लिखूंगा तो ये e⁻3t बन जाएगा, ये e⁻2t। तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फेस पोर्ट्रेट वाले लेक्चर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप देख लीजिएगा।
तो होता यहाँ पर यह है कि जब आपका कर्व जो है वो आउटवर्ड यानी जो है वो सोर्स होता है और किसी पॉइंट से बाहर निकल रहा होता है, तो उसके लिए डोमिनेटिंग ट्रजेक्टरी जो होती है वो होती है स्लो मूविंग ट्रजेक्टरी, यानी स्लो मूविंग ट्रजेक्टरी से वो टेंजेंट बनाते हुए बाहर निकलता है, राइट। तो ये इसीलिए मैंने स्लो मूविंग ट्रजेक्टरी का ही यहाँ पर वेक्टर बना लिया है। तो अगर इन केस में अगर आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पर जो फेस पोर्ट्रेट होगा वो होगा कैसे, एक रफली अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा होगा? चले मैं आपको एक रफली एक स्केच करके भी दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये है, मैं इसी को 0 0 वाले को देखिएगा ज़रा, तो बहुत रफली मैं स्केच कर रहा हूँ। ये मैंने इसका फेस पोर्ट्रेट एक्सेस बना लिया आपका, ठीक है जी। सपोज़ कर लीजिए कि ये आपके पास एक्स एक्सेस है और ये आपके पास हो गया वाई एक्सेस। ये वो पॉइंट है आपके पास, कौन सा पॉइंट है आपके पास? ये पॉइंट है आपका 0, 0 वाला पॉइंट है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट है आपका 0, 0 और ये आपको क्या बताते हैं कि इस पॉइंट से यानी 0, 0 वाले पॉइंट से जो है आपकी ट्रजेक्टरी जो है वो आउटवर्ड मूव करती है। और किस वेक्टर के अलॉन्ग? ये है स्लो वाला वेक्टर 0, 1। तो ये वाला वेक्टर होगा आपके पास, एक्चुअली ये वेक्टर बनाना फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये वो स्लो मूविंग ट्रजेक्टरी है। इससे क्या होगा, आपका जो कोई कर्व होगा, कोई कर्व है वो आपके पास नोडल सोर्स बनाता हुआ बाहर निकल रहा होगा। तो मैं रफली इसको अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ कि इस वाले पॉइंट से यानी इस वाले पॉइंट से ट्रजेक्टरी जो है वो कर्व बनाती हुई आउटवर्ड मूव कर रही होंगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया ज़रूर मिल गया होगा कि 0, 0 से ये नोडल सोर्स, ये स्लो मूविंग ट्रजेक्टरी है आपके पास, यानी इसका जो वेक्टर है वो 0, 1 है। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट 2 की तरफ। अब वो पॉइंट 2 क्या है आपका? 0, 2। सिमिलरली 0, 2 पे भी आपने जो है उसका जैकोबियन पर वैल्यू निकाल ली और आपने जो है वो उसकी आइगन वैल्यूज़ निकाल ली। अब ज़रा आप यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ को एनालिसिस करें और मुझे बताएं कि ये आइगन वैल्यूज़ क्या शो करती हैं। देखिए जी, आंसर दोनों डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं और नेगेटिव साइन है। जब ये दोनों के दोनों नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या चीज़ बन रही होगी शेप, यहाँ पर जो शेप होगी वो होगी नोडल सोर्स, राइट। नोडल सोर्स, सॉरी नोडल सिंक की होगी क्योंकि ट्रजेक्टरीज़ की जो डायरेक्शंस हैं वो इनवर्ड होगी। और आपको ये भी बात पता होगी कि अगर मैं इनवर्ड मूव कर रहा होता हूँ तो मुझे फास्ट मूविंग ट्रजेक्टरी की ज़रूरत होती है, यानी फास्ट मूविंग ट्रजेक्टरी के पर टेंजेंट होते हैं हम, ठीक है जी। और जब बाहर निकल रहे होते हैं तो स्लो मूविंग ट्रजेक्टरी पर टेंजेंट होते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि आप फेस पोर्ट्रेट को देख लीजिएगा। और यार फिर बीच में ये कमेंट्स करूँगा आपके साथ कि भाई ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती हैं आपके लिए, तो आप ज़रूर इनको लाइक करें, इनको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। तो अब ज़रा मैं सेकंड की अगर आपसे बात करूँ तो मैं आपको सेकंड भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज इसकी भी एक रफली फेस पोर्ट्रेट मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। सॉरी, मैं ज़रा कलर एक्चुअली चाह रहा हूँ कि सेम चूज़ करूँ। ये देखिए, ये मैंने इसकी फ़ेस पोर्ट्रेट बना ली। ये आप इसको लेबल कर लीजिए, सपोज़ ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास है वाई एक्सिस, ठीक है जी। अब आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है जी? सेकंड पॉइंट कौन सा है? सेकंड पॉइंट है आपके पास जिस पॉइंट पर वो है 0, 2। तो अब आप मुझे बताएं कि ये 0, 2 वाला पॉइंट जो है वो कहाँ पर होगा? तो ऑफ कोर्स ये 0, 2 वाला पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट होगा आपके पास 0, 2। बात क्लियर है? तो टेक्निकली हम यहाँ पर कर क्या रहे होते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ तो हम कर ये रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमने यहाँ पर यूँ समझ लें एक तरह से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सेस मौजूद है। मैं पहले ये करता हूँ कि 0, 2 को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा समझा सकूँ आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से। तो यूँ समझ लें कि ऐसे मैंने यानी यूँ समझ लें कि अब आपका ये नया कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया। देखिए, सपोज़ करें कि एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। क्योंकि जब लीनियराइज़ करते हैं तो हम होता ये है कि तमाम की तमाम जो पॉइंट्स होते हैं वो ओरिजिन पे हो जाते हैं। तो मान लें कि एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास ये बन कर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर जो ट्रजेक्टरीज़ हैं वो इनवर्ड मूव कर रही होंगी, ठीक है। इस पॉइंट पर ट्रजेक्टरीज़ जो हैं वो सारी की सारी इनवर्ड मूव कर रही होंगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। और वो किस वेक्टर के अलॉन्ग, यानी किस वेक्टर के अलॉन्ग वो नेगेटिव हो रही होंगी? वो वेक्टर होगा आपके पास 1, -2, 1, -2। तो आप ज़रा मुझे बताइए कि 1, -2 क्या होगा? 1, -2 का मतलब है एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस के ऊपर -2 यूनिट, ठीक है। यानी यूँ समझ लें कि आप चलें एक्स एक्सिस के ऊपर, इसी ये आपका नया एक्सिस हो गया ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप 1 यूनिट चलें और वाई एक्सिस के ऊपर -2 यूनिट चलें। तो टेक्निकली अब आपके पास जो है वो ऐसा एक वेक्टर हो गया और इस डायरेक्शंस के अंदर, सॉरी मेरा पॉइंट आप शायद समझ गए होंगे। ये आपके पास अब ये नया कोऑर्डिनेट एक्सेस सपोज कर लें और आप बताएं कि ये 1, -2 कहाँ होगा? तो एक्स एक्सिस के ऊपर 1 होगा और वाई एक्सिस के ऊपर -2। तो अप्रॉक्सीमेटली ये वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये इस वेक्टर की डायरेक्शन में
में ये ऐसे टेंजेंट होता हुआ जो कुछ ट्रेजेक्टरीज होंगी जो ऐसे इनवर्ड मूव कर रही होंगी। ठीक है, तो बेसिक आइडिया आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और मैं वापस इसको लेबल कर देता हूँ ताकि आप चाहें तो ये पॉइंट आपको याद रहे। क्या था ये पॉइंट आपका जनाब? ये पॉइंट था आपके पास 0,2, राइट। इसी तरीके से ज़रा थर्ड पे चलिए आप ज़रा। थर्ड है आपके पास 3,0। इसी तरीके से इस फेस पोर्ट्रेट को बनाने के लिए पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेता हूँ। तो ये ज़रा क्वालिटेटिव चीज़ों को देखना हमारे लिए बड़ा बेहतरीन होता है कि हम समझ जाते हैं कि चीज़ें कैसे। ये हमने एक नया कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिया और फिर हमने इसको लेबल कर लिया। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। ज़रा जल्दी से बताएं कि 3,0 वाला पॉइंट कहाँ पर होगा? 3,0, जी जनाब, 3,0, 3,0 आप सोचें ज़रा, मैं इसको बनाता हूँ। तो ये होगा यहाँ पर एक्स एक्सेस के ऊपर, यानी यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक नया कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिया, यानी अब ये आपका एक तरह से न्यू एक्सेस हो गया। ठीक है, तो मान लें कि ये आपका एक्स एक्सेस हो गया और ये यानी ये वो आपका ओरिजिन हो गया। अब हमें क्या करना है? अब ये तो आ गया हमारे पास वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट? 3,0 वाला पॉइंट आ गया आपके पास, राइट। ये तो आपका पॉइंट हो गया। सॉरी, ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ जी, अब आपका ये जो पॉइंट हो गया आपके पास, दिस इज़ 3,0। अब 3,0 पर क्या हो रहा है भाई? 3,0 के ऊपर जो आपके पास आई थिंक जी 3,0 के ऊपर जो अब आपके पास आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं वो बन रही है -3 एंड -1। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये भी आपके पास एक नोड होगा, और वो कौन सा नोड होगा? स्टेबल नोड होगा। जिस तरह यहाँ पर भी एक स्टेबल नोड हमें देखने को मिल रहा है, तो ये एक स्टेबल नोड होगा। और वेक्टर कौन सा है आपके पास? 3,-1। तो अब आप बताएं कि 3,-1 कहाँ होगा? यानी एक्स एक्सिस के ऊपर 1 2 3 चलें और वाई एक्सिस के ऊपर आप -1 चलें, यानी इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपके पास यानी ऐसे वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यानी आप दो तरीक़ों से वेक्टर बना सकते हैं। यानी आप चाहें तो वेक्टर्स को यानी ऐसे वेक्टर्स बनाएं, और यानी और सेम जो काम कर रहे होते हैं वो आप इसके लिए भी कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो मैंने आपको शायद याद हो बताया था कि आप उसको रेप्लिका कर लेते हैं। ये इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो ये दोनों ही पॉसिबल है। तो यानी जैसा काम आपका इस एक्सेस के ऊपर होता है एग्जैक्टली वही फेस पोर्ट्रेट को आप देखिएगा तो जैसी डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई थी वही डायरेक्शंस में ऑपोजिट यहाँ पर भी शो कर रहा होता हूँ। तो इस पॉइंट के ऊपर तमाम की तमाम ट्रेजेक्टरीज आकर कन्वर्ज हो रही होंगी। और इसी तरीके से सबसे आखिरी वाला पॉइंट आपके पास है 1,1, और 1,1 की ऐसा स्पेस नहीं बची है, तो मैं इसी डायग्राम के ऊपर 1,1 को भी आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लें कि ये जो पॉइंट है आपके पास है वो है 1,1। मान लें ये वाला पॉइंट आपने बहुत दूर हो गया, ये बस कंफ्यूज ना होइएगा इससे। ये सपोज़ करें कि ये वाला पॉइंट हो गया 1,1, और इस 1,1 के बाद हमने करना क्या है कि पहले हम इसमें एक्सेस बना लेते हैं। तो मान लें कि हमने ये ग्रीन पेन से ऐसे कर कर एक रफली से एक्सेस ड्रॉ कर लिया अपने लिए, यानी ये हमारा नया एक्सेस हो गया। ठीक है, ऐसे हमने इसको एक्सेस बना लिया। ठीक है जी, 1,1 वाला पॉइंट हो गया। अब 1,1 के ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज़ बन रही हैं वो क्या बन रही हैं? -1 प्लस -√2 चलें। एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, रियल भी है, डिस्टिंक्ट भी है और साइन भी ऑपोजिट है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या चीज़ बन रही है? यहाँ पर एक बन रहा है सैडल बन रहा है। ठीक है जी, तो अब आपने यहाँ पर बनाना है सैडल। तो यहाँ पर आपने जो है वो सैडल को फॉर्म कर दिया। अब ये सैडल कैसे बनता है शायद आपको याद हो। सैडल बनाने के लिए दो डायरेक्शंस इनवर्ड होती हैं और ये जो दो डायरेक्शंस होती हैं ये आउटवर्ड होती हैं। तो टेक्निकली ये चारों की चारों डायग्राम हमारी है एक हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप यानी ये पहली डायग्राम हो गई आपके पास एक तरह से, ये सेकंड डायग्राम हो गई आपके पास फेस पोर्ट्रेट, ये थर्ड हो गई आपके पास। सॉरी, मैंने असल में जगह नहीं थी, तो ये थर्ड हो गई, यानी ये वाली डायग्राम 3 हो गई और ये वाली डायग्राम आपकी 4 बन गई। ठीक है जी, तो ये सब मैंने इसको स्केच कर लिया और मैं आप चाह रहा हूँ कि ज़रा कंबाइन करूँ, इसकी कंबाइन पिक्चर आपको बनाकर दिखाऊँ। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी कंबाइन पिक्चर भी फॉर्म करके दिखाता हूँ। ये मैं अपना जो है वो एक्सेस ऐसे बना लेता हूँ। इस तरह मैंने इसको एक्सेस ड्रॉ कर लिए और फिर एक्सेस ड्रॉ करने के बाद इसको जल्दी से लेबल कर लेते हैं। ये एक्स एक्सेस हो गया। अच्छा, ये सारा काम, पहली बात ये है कि इतने सारे एक्सेस को हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा काम जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा, क्योंकि प्रेडेटर प्रे मॉडल ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करता है। तो ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसको फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले सारे पॉइंट हैं हमारे पास ना। तो ज़रा जल्दी से बताइए एक पॉइंट कौन सा था? एक पॉइंट आपका यहाँ था, यहाँ था आपका पॉइंट, और वो पॉइंट क्या था आपके पास? जी जनाब, वो पॉइंट था आपके पास 3,0। एक पॉइंट आपका यहाँ पर था, वो पॉइंट क्या था आपके पास? वो पॉइंट था आई थिंक आपके पास, मैं ज़रा देख लेता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो, 0,2।
और वो पॉइंट था आपके पास ये 0,2 और एक पॉइंट आपके पास ये था 0,0 और एक पॉइंट आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर होगा जो क्या था आपके पास, वो पॉइंट था आपके पास 1,1। ठीक हो गया। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया है। अब अगर मैं आपसे डायग्राम पूछूं तो कैसी बनेगी? जी जनाब, क्या कहेंगे डायग्राम के लिए? तो हो ये रहा है यहाँ पर इसकी जो कंबाइंड शेप है। मैं ज़रा आपको वो सबको दोबारा दिखाता हूँ। आपको बताएं 0,2 पर क्या हो रहा है। 0,2 पर ये देखिए ट्रेजेक्ट्रीज इनवर्ड मूव कर रही हैं। ठीक है, तो 0,2 पर आप अगर इस तरह की ट्रेजेक्ट्री फॉर्म करते हैं ऐसी, तो क्या होगा कि ये जो ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं ऐसे कर ये ऐसे इनवर्ड मूव कर रही हैं, कहीं से आ रही हैं और ऐसे इनवर्ड हो रही हैं। ये ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, मैं ज़रा खूबसूरत सी ट्रेजेक्ट्रीज फॉर्म करता हूँ। ये देखिए ऐसे कर यानी ट्रेजेक्ट्रीज जो है ऐसे इनवर्ड मूव कर रही हैं। 3,0 पर क्या हो रहा है? 3,0 पर जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो इस पॉइंट की तरफ नोडल सिंक हो रही हैं, ऐसे सिंक हो रही हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर 1,1 पर क्या हो रहा है? 1,1 पर बेसिकली ये सैडल हो रहा है। तो ऑफ कोर्स अब जो सैडल की डायरेक्शन निकल कर आती है तो वो ये डायरेक्शंस तो बेसिकली आउटवर्ड होंगे दोनों के दोनों। और सॉरी, मैंने गलत डायरेक्शंस लगा दी, क्योंकि ये पहली डायरेक्शंस अगर आप बनाएंगे ऐसे तो टेक्निकली इस डायरेक्शन को इसको इसी डायरेक्शंस में होना चाहिए हमारे पास। और ये जो दो डायरेक्शंस होंगी ये आपके पास होंगी ऐसे इनवर्ड डायरेक्शंस बन जाएंगी। ठीक हो गया। और ये जो 0,0 के साथ हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? तो 0,0 के साथ भी जो आपके पास है वो ऐसी डायरेक्शंस में ट्रेजेक्ट्री बन रही है। तो अगर आप टेक्निकली नोट करें तो हो क्या रहा है, यानी फाइनल जो आपके पास जो शेप बनकर आ रही है वो कैसे बनकर आ रही है, तरह नोट कीजिए। तो वो इसी तरह की शेप बन रही है। मैं एक और डायग्राम आपके लिए यहाँ पर ज़रूर ड्रॉ करता जाऊँगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा समझ सकें। ये फुल एंड फाइनल डायग्राम होगी आपके लिए। इसी डायग्राम की ज़रा एक और फॉर्म आपको दिखाता हूँ। जी जनाब, तो बताएं कि जी क्या हुआ यहाँ पर। जैसे ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट हो गया 3,0, ये पॉइंट हो गया आपके पास 0,0, ये पॉइंट हो गया आपके पास 0,2 और यहाँ पर जो आपके पास कोई पॉइंट अवेलेबल है वो है 1,1। ऐसा एक पॉइंट है। मैं इसको भी थोड़ा सा दूर करके लिख लेता हूँ ताकि मुझे ट्रेजेक्ट्री फॉर्म करने में मुश्किल ना आए। 1,1 ये पॉइंट है। ठीक है जी। तो फाइनल ट्रेजेक्ट्री कैसे बन रही है? तो टेक्निकली देखा जाए तो इन सारे कर्व को कंबाइन करें तो ट्रेजेक्ट्री इस तरह बन रही है। एंड देन फिर वो इस वाले पॉइंट से यहाँ पर ट्रेजेक्ट्रीज इनवर्ड मूव कर रही है और फिर यहाँ पर ये जो ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं ये इस तरफ डायरेक्शंस में जा रही हैं और फिर यहाँ पर ये ट्रेजेक्ट्री इस वाली डायरेक्शंस में जा रही हैं। इसी तरीक़े से जो इसकी फ़र्दर ट्रेजेक्ट्रीज़ होंगी वो ऐसे मूव कर रही हैं। इसी तरीक़े से ये बता रहा है कि इसका फ़्लो इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली यहाँ पर हमें कुछ पता ये लगता है थोड़ा आइडिया ये होता है कि यहाँ पर एक कर्व इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा या इसके अलावा ये जो कर्व बनेगा ये कुछ इस डायरेक्शंस में कुछ काम कर रहा होगा। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपके पास जो है वो ये बिहेवियर बनकर आता है। ठीक है, तो ये वाला मैं मिटा भी दूँ तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टेक्निकली ये आपके पास अब देखें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहली बात ये कि ये सोर्स हो जाएगा, राइट। 0,0 सोर्स वाला पॉइंट हो रहा है और ये दोनों पॉइंट जो हैं वो सिंक हो रहे हैं बेसिकली, राइट। और एक और मैं टर्म इसके लिए यूज़ करता हूँ और वो टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जी जनाब, ज़रा सैडल को देखिए। इस सैडल में ये जो अट्रैक्टर्स हैं ये स्टेबल हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टेबल मैनीफोल्ड। और ये अनस्टेबल है तो बेसिकली ये एक अनस्टेबल मैनीफोल्ड कहलाता है। तो इसे जो है वो हम स्टेबल मैनीफोल्ड भी कहते हैं। ये जो है इसे कहते हैं हम स्टेबल मैनीफोल्ड, राइट। तो इसे स्टेबल मैनीफोल्ड भी कहते हैं और जो स्टेबल मैनीफोल्ड भी कहते हैं और इसका एक और नाम भी, इसे बेसन बाउंड्री भी कहते हैं। ये कहलाता है बेसन बाउंड्रीज़। और कुछ बुक्स इसको सेपरेटिक्स भी कहती हैं। तो बेसिकली इसके काफ़ी सारे नाम हैं। तो ये बेसिकली स्टेबल मैनीफोल्ड कहलाता है आपके पास। ठीक है जी। और इसी तरीके से सपोज़ करें कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, मैं आपसे कहूँ कि कौन सा पॉइंट, सपोज़ करें कि यही पॉइंट आप सपोज़ कर लें कि ये जो 3,0 वाला पॉइंट है। तो ये जो 3,0 वाला पॉइंट है इसके लिए ये वाला जो रीजन हो जाएगा आपके पास, इस रीजन को भी मैं दूसरे पेन से आपके लिए बनाऊँ। ये जो रीजन आपके पास हो जाएगा, ये जो रीजन आपके पास है, ये जो रीजन है आपके पास, ये आपके पास क्या कहलाता है भाई? इस रीजन को हम क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है आपका बेसिकली बेसन ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं आपको ज़रा इन सारी टर्म्स को समझाता हूँ, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है।
इसे हम कहते हैं बेसन ऑफ अट्रैक्शन। बेसन ऑफ अट्रैक्शन, बेसन ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि इस स्टेबल मैनीफोल्ड के जो डाउन डायरेक्शंस के अंदर जो भी रीजन है, उस रीजन में जो भी कोई इनिशियल कंडीशन या कोई भी पॉइंट होगा, वो तमाम की तमाम कर जो है वो 0 यानी 3,0 के ऊपर आकर जो है वो कन्वर्ज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये 3,0 के लिए बेसन ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसी तरीके से 0,2 के लिए क्या होगा, 0,2 के लिए जो अबव रीजन है बेसिकली स्टेबल मैनीफोल्ड का, ये अबव रीजन जो है ये 0,2 के लिए बेसन ऑफ अट्रैक्शन होगा। बेसन ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं है, इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई फ्लो है और उस फ्लो में अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पर रखते हैं यानी कोई इनिशियल कंडीशन रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 3,0 पर आकर कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है जी। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर हमने एक जो है वो एक रफली डायग्राम बना लिया। अगर हम ऊपर इतना डिटेल एनालिसिस यानी इतनी डिटेल पिक्चर्स ना भी बनाएं, हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स ना भी निकालें, तो सिर्फ आइगन वैल्यू से भी हम एक रफली इस सिस्टम को एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये जो मैंने बेसन ऑफ अट्रैक्शन की टर्म यूज़ की, ज़रा इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द बेसन ऑफ अट्रैक्शन गिवन एन अट्रैक्टिंग फिक्स पॉइंट एक्स स्टेरिक। सपोज़ करें कि एक अट्रैक्टिंग फिक्स पॉइंट है। अब ये जो अट्रैक्टिंग फिक्स पॉइंट है ये कौन कौन से होते हैं, एक नोडल जो नोड हमने पढ़ा था वो बेसिकली अट्रैक्टर्स या अट्रैक्टिंग फिक्स पॉइंट कहलाते हैं, या स्पाइरल्स जो होते हैं वो बेसिकली अट्रैक्टिंग फिक्स पॉइंट कहलाते हैं, राइट। सो वी डिफाइन इट्स बेसन ऑफ अट्रैक्शंस to be the set of initial condition x naught such that x of t approaches to x infinity। यानी इस वाले लोकेशन के ऊपर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं और हम कहते हैं कि when t approaches to infinity, तो वो जो है वो x यानी इस वाले पॉइंट के ऊपर सपोज करो कि अगर ये x हिस्टेरिक है तो उसको x हिस्टोरिक में मूव करना चाहिए as t approaches to infinity। यानी इस बेसन ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन ये होती है इस पॉइंट के लिए कि यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लिया जाए और वो t approaches to infinity के लिए वो इस वाले पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये 3,0 जो है ये 3,0 का बेसन ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है जी। तो फिर से पढ़ लेते हैं। गिवन एन अट्रैक्टिंग फिक्स पॉइंट एक्स स्टेरिक, वी डिफाइन इट्स बेसन ऑफ अट्रैक्शन टू बी द सेट ऑफ द इनिशियल कंडीशन एक्स नॉट सच दैट एक्स ऑफ टी अप्रोचेस टू एक्स स्टेरिक। इसका मतलब है एक्स ऑफ टी यानी फॉर एग्जांपल ये सब टाइम के साथ डिपेंड कर रहा होता है, यानी इस वाले लोकेशन के ऊपर एक्स की एक वैल्यू होगी, किसी खास टाइम में एक्स की एक वैल्यू होगी, तो हम कहते हैं कि टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर इस वाले पॉइंट पर लॉन्ग टर्म बिहेवियर देखा जाए तो उसे 3 पर आना होगा, यानी इस वाले पॉइंट यानी 3,0 पर आना होगा। तो इसको हम कहते हैं इस पॉइंट का बेसन ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। यानी बेसन ऑफ अट्रैक्शन के सिंपल मीनिंग्स ये है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए वो ऑटोमेटिकली फ्लो होते हुए 3,0 पर चला जाए, तो ये बेसिकली इसका बेसन ऑफ अट्रैक्शन होगा। और इसकी फाइनली हम इंटरप्रिटेशन की बात कर लेते हैं। ये इंटरप्रिटेशन ये है कि इट शोज़ दैट द वन स्पीशीज़ जनरली ड्राइव द अदर टू एक्सटेंशन। ट्रेजेक्टरीज ये देखें इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर मैं इसकी बात करूं, यानी ये 3,0 आपको क्या बताता है, यानी ये 3,0 और बताता है कि ये बेसिकली एक्स एक्सेस है, और मैंने मान लिया कि एक्स एक्सेस जो है वो आपके पास क्या है, शीप्स थे आई थिंक, और ये जो है वो रैबिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि इस वाली लोकेशन के ऊपर एक स्पीशीज़ होगी और दूसरी एक स्पीशीज़ एक्सटेंड हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर इस वाले एक्सेस के ऊपर ये पता लग रहा है कि एक स्पीशीज़ की तो कुछ क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, जबकि जो दूसरी स्पीशीज़ है वो ज़ीरो है, वो दूसरी स्पीशीज़ एक्सटेंड हो जाती है। तो कंपटीशन में कुछ इसी तरह का काम होता है। तो इंटरप्रिटेशन इसकी क्या बनती है, इट शोज़ दैट वन स्पीशीज़ जनरली ड्राइव द अदर टू एक्सटेंशन। Trajectories starting below the stable manifold leads to eventually extension of sheaves, right? जो below the stable manifold है, ये below the stable manifold है। तो आप इसमें जो बात नोट करने वाली है वो आपको क्या बता रहे हैं, वो आपको ये बता रहे हैं trajectory starting below the stable manifold leads to evaluate extension of the eventual extension of the sheaves। यानी अगर आप बिलो देखते हैं तो शीप एक्सटेंड हो रही होंगी, वाइल दोज स्टार्टिंग अबव लीड्स दी इवेंचुअल एक्सटेंशन ऑफ रैबिट। तो ये आपको बताती हैं कि आपका जो है वो रैबिट एक्सटेंड हो रहे होंगे। यानी अगर ये है यहाँ पर ये बेसिकली रैबिट होगा, ये रैबिट है, और ये शीप एक्सेस है एक्चुअली आपका ना, शीप एक्सेस है। तो इसका मतलब ये है कि इस वाली जगह पर जो है वो आपको पता है कि रैबिट कुछ ना कुछ है, बट शीप एक्सटेंड हो जाती हैं। और ये जो स्टेबल मैनीफोल्ड के अबव रीजन है यहाँ पर जो है वो शीप एग्जिस्ट करती हैं, और तो इस तरह एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी को ड्राइव करती है। तो फाइनल इसका प्रिंसिपल बना क्या हमारा जनाब, फाइनल इसका प्रिंसिपल ये बना कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन एक्सक्लूजन which state that the two species competing for the same limited source typically cannot coexist। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो कंपटीशन होता है बेसिकली दो सेम काइंड के स्पीशीज़ के अंदर जो बहुत ही लिमिटेड फूड सोर्स के लिए जो है वो रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो कभी भी जो है वो
को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी भी साथ साथ एग्जिस्ट करें। ठीक है जी, तो ये बेसिकली कंपटीशन मॉडल है। तो बहुत सिंपल तरीक़े से हमने कंपटीशन मॉडल को पढ़ लिया है और बहुत ज़्यादा इसकी एनालिसिस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इस डायग्राम को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली कहलाता है आपका कंपटीशन मॉडल। तो जब भी दो स्पीशीज़ एक दूसरे को कम्पीट करेंगी और फूड सप्लाई जो होगी वो लिमिटेड होगी, तो एक बात याद रखिएगा कि वो दोनों की दोनों स्पीशीज़ जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को कभी भी को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और ये मॉडल भी आपको ये बताता है कि एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ को ड्राइव करती है, यानी इस वाले लोकेशन के ऊपर आपकी रैबिट की क्वांटिटी तो बढ़ रही होगी बट दूसरी क्वांटिटी एक्सटेंड हो रही होगी, और इस वाले लोकेशन के ऊपर आपकी शीप की क्वांटिटी तो बढ़ रही होगी बट रैबिट की क्वांटिटी एक्सटेंड होगी, यानी एक दूसरे को एक्सटेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे को जो है वो डैमेज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो हम इसे कहते हैं बेसिक फेस प्लेन चैप्टर था हमारा, और इसके अंदर हमने जो आर्टिकल नंबर 6.4 का बी था रैबिट वर्सेस शीप, उसको हमने डिस्कस किया है। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप इसको जो है वो वापस देखें, इन केस अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।